हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी टीचर और मेरे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष कहानीकार जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित पुरस्कार शीर्षक कहानी को लेकर उपस्थित हूं। कहानी से संबंधित विभिन्न प्रश्नों के उत्तर को लिखने के लिए यह आवश्यक है कि आप पूरी कहानी को पहले अच्छी तरह से समझें। तो आज मैं सिर्फ आपको इस कहानी को समझा रही हूँ, यह सारांश नहीं है। तो आप सभी जानते हैं कि जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के एक प्रमुख कवि हैं। इसके साथ ही साथ वे कहानीकार, उपन्यासकार और नाटककार भी हैं। उनके कहानी संग्रह में प्रमुख है आंधी, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि, छाया। जयशंकर प्रसाद से संबंधित आपको बहुत सी जानकारी मेरे हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित वीडियो में मिल जाएगी, जो कि मेरे चैनल पर अपलोड है। तो चलिए इस कहानी के कथा को समझते हैं, जिसे मैंने लिखकर प्रस्तुत किया है और इसे मैं आप लोगों के समक्ष पढ़कर सुना रही हूँ। खूब ध्यान से सुनिए। पुरस्कार जयशंकर प्रसाद। कहानीकार जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित पुरस्कार शीर्षक कहानी उनकी सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से एक है। यह एक भाव प्रधान कहानी है। इसे भाव प्रधान कहानी क्यों कहा गया है? क्योंकि इस कहानी में कहानीकार ने प्रमुख पात्र मधुलिका के हृदय में उठने वाले विभिन्न विचारों को, अंतर्द्वंद्वों को प्रस्तुत किया है और उसी अंतर्द्वंद से मधुलिका के चरित्र में निखार भी आता है। इसका कथानक ऐतिहासिक तथा काल्पनिक धरातल पर निर्मित है। यानी ये जो कहानी है, यह कहानी कैसी है? ऐतिहासिक कहानी है, लेकिन इसमें कल्पना का भी समावेश मिलता है। प्रसाद जी ने कोसल राज्य का उल्लेख किया है, परंतु कोसल नरेश का नामोल्लेख नहीं किया है। यह कहानी मधुलिका नाम की एक कृषक बालिका की है, जिन्होंने अपने व्यक्तिगत प्रेम को राष्ट्र प्रेम या देश प्रेम के लिए न्यौछावर कर दिया। कथा का आरंभ कोसल राज्य के इंद्र पूजन के उत्सव कृषि महोत्सव से होता है, जिसमें राजकीय नियम तथा परंपरा अनुसार कोसल नरेश को एक दिन के लिए कृषक बनना पड़ता है। इस निमित्त यानी कारण के लिए उत्सव से पहले कोई उपजाऊ भूमि खेती के लिए चुन ली जाती है। राजकीय नियमानुसार जिसकी भूमि यानी खेत होती है, उसे खेत का चौगुना मूल्य पुरस्कार स्वरूप दिया जाता है। उस खेत की रखवाली वही व्यक्ति करता है, परंतु वह खेत राजा का खेत कहलाता है। यानी कोसल राज्य का यह नियम है कि कृषि उत्सव कहिए या इंद्र पूजन के लिए वर्षा के आरंभ में ही यह राज्य का नियम है कि राजा को एक दिन के लिए किसान बनना पड़ता है। और इसके लिए क्या किया जाता है? उस राज्य की उपजाऊ जमीन जो है चुन ली जाती है और जिसकी जमीन होती है उसको उस जमीन के मूल्य से चौगुना मूल्य दिया जाता है। जिसकी जमीन है वह वर्ष भर उसकी रखवाली करता है और वह भूमि जो है या खेत जो है वह राजा का खेत कहलाता है। इस बार मधुलिका के खेत को चुना गया है, जो कोसल राज्य के भूतपूर्व सेनापति और अन्यतम वीर सिंह मित्र की कन्या है। तो मधुलिका का खेत जो है इस बार चुना गया है, किस लिए? खेती के लिए। यानी कोसल नरेश जो है उसके ज़मीन पर हल चलाएंगे। तो मधुलिका है कौन? मधुलिका है कौशल राज्य के भूतपूर्व सेनापति अन्यतम वीर सिंह मित्र की एकमात्र कन्या। जब स्वर्ण रंजित हल की मूठ पकड़े कोसल नरेश खेत जोत रहे हैं, तब मधुलिका उनके सामने बीजों की थाली बढ़ा देती है। आज के दिन के आकर्षण का केंद्र मधुलिका है। इस अवसर पर मगध का राजकुमार अरुण भी आया हुआ है और वह मधुलिका के सहज भोले सौंदर्य पर मुग्ध हो जाता है। चूँकि खेत मधुलिका का है और राजा मधुलिका के खेत में हल चला रहे हैं, इसलिए बीजों को देने का अधिकार किसे मिला है? मधुलिका को मिला है। इस उत्सव को देखने के लिए अन्य राज्य के राजकुमार भी आते हैं। तो इस बार कौन आया हुआ है? मगध का राजकुमार अरुण आया है, जो मधुलिका के सौंदर्य को देखकर उस पर मोहित हो जाता है, मुग्ध हो जाता है। उत्सव के समाप्त होने पर जब मधुलिका के खेत के मूल्य से चौगुना स्वर्ण मुद्राएं दी जाती है, तो मधुलिका उस धन को सिर से लगाकर लेने से इनकार कर देती है, क्योंकि वह खेत उसके पितृ पितामहों की है और पूर्वजों की भूमि को बेचने का उसे कोई अधिकार नहीं है। जब उत्सव समाप्त हो जाता है तो उस भूमि से चौगुना मूल्य जो है मधुलिका को दिया जाता है। तो मधुलिका उस मूल्य को लेती है, यानी स्वर्ण मुद्राएं ग्रहण करती है, उसे सिर से लगा देती है, लेकिन पुनः उसे लेने से अस्वीकार करती है, क्योंकि उसका यह मानना है कि पूर्वजों की जमीन को बेचने का उसे कोई अधिकार नहीं है। पूर्वजों के जमीन के प्रति उसके मन में अपार निष्ठा है। तत्पश्चात वह अपने खेत की सीमा के निकट मधुक वृक्ष के नीचे ही रात व्यतीत करती है। अब जो है मधुलिका का खेत किसका खेत बन गया है? राजा का खेत बन गया है। इसलिए मधुलिका क्या करती है? वहाँ से चली जाती है और अपने खेत के सीमा के निकट एक मधुक वृक्ष है, वहीं पर रात व्यतीत करती है।
तभी उससे मिलने मगध का राजकुमार अरुण आकर उसके समक्ष अपने प्रेम का प्रस्ताव रखता है, जिसे मधुलिका अस्वीकार कर देती है। तब क्या घटना घटित होती है कि मगध का राजकुमार जो है मधुलिका के समक्ष पहुंचता है और अपना प्रेम निवेदन करता है, लेकिन मधुलिका अत्यंत दीन है, दयनीय है, और इसके साथ ही साथ वह यह भी जानती है कि मगध जो है कौशल राज का चिर शत्रु है, इसलिए अरुण के प्रेम प्रस्ताव को वह अस्वीकार कर देती है। मधुलिका दूसरों के खेतों में काम करके जीवन यापन करने लगती है और इस प्रकार 3 वर्ष व्यतीत हो जाते हैं। अब जो मधुलिका क्या करती है, चूंकि उसके पास अब खेत नहीं है, इसलिए वह दूसरों के खेतों में काम करती है और इस तरह से 3 वर्ष बीत जाते हैं। अभाव व कष्टों से व्यथित उसे राजकुमार अरुण की याद आती है। तो ऐसे समय में दुख और अभाव में उसे किसकी याद आती है? अरुण की याद आती है। उसने अरुण के प्रेम प्रस्ताव को भले ही अस्वीकार कर दिया, किंतु उसके हृदय के अंतस्थल में अरुण के प्रति प्रेम अभी भी है और वह अपने जीवन के बीते क्षणों को लौटा लाने के लिए बेचैन हो जाती है। और उसे जब अरुण की याद आती है तो उसे लगता है कि बीता हुआ समय यदि पुनः उसके सामने उपस्थित हो जाता तो कितना अच्छा होता। संयोग से उस समय आश्रय की तलाश करता हुआ राजकुमार अरुण मधुलिका की पर्णकुटी के द्वार पर पहुंचता है। अब वह मगध का निर्वासित विद्रोही राजकुमार है। मधुलिका के हृदय में अरुण के प्रति प्रेम का उदय होता है। तो ऐसे समय में ही एक दिन संयोग से मगध का राजकुमार, जो अब क्या है, विद्रोही और निर्वासित है, वह अपने आश्रय की तलाश में जिस पर्णकुटी के दरवाजे पर पहुंचता है, वह पर्णकुटी किसका है? मधुलिका का है। यानी मधुलिका और अरुण का फिर से मिलन होता है और अब जो है मधुलिका के हृदय में अरुण के प्रति प्रेम जगता है। राजकुमार अरुण उसे कौशल के सिंहासन पर राजरानी के रूप में बैठाने की योजना बनाता है। यद्यपि मगध का जो राजकुमार है वह विद्रोही और निर्वासित है, उसके मन में तरह तरह की योजना है और एक योजना क्या है कि वह कौशल राज्य को जीतना चाहता है और कौशल राज्य को जीतकर वहाँ का राजा बनना चाहता है और मधुलिका को राजरानी। इसलिए वो क्या करता है, अपने षड्यंत्र में मधुलिका को भी शामिल करने की चेष्टा करता है। यद्यपि मधुलिका अरुण से प्रेम करती है और उसके संकेत मात्र से सर्वस्व समर्पण के लिए तैयार है, वह राजकुमार अरुण के षड्यंत्र में साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। तो अरुण के प्रति मधुलिका का जो प्रेम है, इसका लाभ कौन उठाता है? अरुण उठाता है। और मधुलिका अरुण से इतना अधिक प्रेम करती है कि वह अरुण के लिए कुछ भी करने को तैयार है और यही कारण है कि अरुण उसे अपने षड्यंत्र में शामिल कर लेता है। राजकुमार अरुण के कहने पर वह कौशल नरेश से दुर्ग के दक्षिण नाले के पास की जंगली भूमि को अपनी भूमि के बराबर खेती के लिए मांगती है। तो राजकुमार अरुण के कहने पर मधुलिका कौशल नरेश के पास जाकर के दुर्ग के दक्षिण नाले की जंगली भूमि को मांगती है कि वहाँ वह खेती करेगी। और कितना जमीन मांगती है? अपने खेत के बराबर, जो एक समय उसने राज्य को दिया था। यद्यपि उस भूमि का सैनिक दृष्टि से महत्व है, फिर भी कौशल नरेश उसके प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं, क्योंकि वे इस सत्य को जानते हैं कि वह वीर सिंहमित्र की कन्या है, जिन्होंने वाराणसी युद्ध में अपना प्राणोत्सर्ग कर मगध राज्य से कौशल की लाज बचाई थी। अतः वे मधुलिका के आग्रह को ठुकरा ना सके। तो जब मधुलिका कौशल नरेश से दुर्ग के दक्षिण नाले के समीप की जंगली भूमि को मांगती है तो कौशल नरेश इनकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उस स्थान का, उस जगह का बड़ा ही सैनिक दृष्टि से महत्व रहा है। लेकिन कौशल नरेश को यह विश्वास है कि मधुलिका वीर सिंहमित्र की कन्या होने के कारण कभी भी इस जमीन का गलत रूप में उपयोग नहीं करेगी, कभी भी कौशल राज्य का विश्वास नहीं तोड़ेगी। राजकुमार अरुण के सैनिकों ने उस उबड़ खाबड़ भूमि को समतल बनाना शुरू करके सैनिकों को एकत्र करना शुरू कर दिया, क्योंकि अरुण ने षड्यंत्र रचा था कि मधुलिका किसी प्रकार से दुर्ग के दक्षिण नाले की भूमि को राजा से मांग ले। और उस भूमि पर अरुण के सैनिक क्या करते हैं? उस जमीन को समतल बनाना शुरू करते हैं। एक दिन संध्या के समय राजकुमार अरुण अपने दुर्ग पर आक्रमण की योजना मधुलिका को बतलाता है कि आज रात ही वह श्रावस्ती के दुर्ग पर अधिकार कर लेगा और प्रातःकाल उसका कौशल की राजधानी के रूप में वह अभिषेक करेगा। तो एक दिन क्या होता है, संध्या के समय राजकुमार अपनी योजना बताता है कि वह आज ही रात श्रावस्ती के दुर्ग पर आक्रमण करके कौशल राज्य को जीत लेगा और प्रातःकाल वह मधुलिका को वहाँ की राजरानी के रूप में सिंहासन पर बैठाएगा। इन बातों को सुनकर मधुलिका के हृदय में भावों विचारों का द्वंद्व उठता है।
अंत में उसे एहसास होता है कि वह तो वीर सिंहमित्र की कन्या होकर अपने ही राज्य से द्रोह कर रही है, जो अनुचित है। तो राजकुमार अरुण की बातों को सुनकर मधुलिका के हृदय में भावों विचारों का अंतर्द्वंद उत्पन्न होता है, इसलिए इस कहानी को भाव प्रधान कहानी बतलाया गया है। तो ये जो अंतर्द्वंद उत्पन्न होता है और इस अंतर्द्वंद के बाद मधुलिका को यह एहसास होता है कि वह जो कार्य कर रही है वह अनुचित है, क्योंकि वह तो वीर सिंहमित्र की कन्या है जिसने कौशल राज्य के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। और एक मधुलिका क्या कर रही है, वह तो कौशल का शत्रु राज्य मगध के राजकुमार का साथ दे रही है। और किस लिए दे रही है साथ? कौशल राज्य को गुलाम बनाने के लिए, जो सर्वथा अनुचित है, बहुत ही गलत है। अब वह निर्णय लेती है कि वह कौशल राज्य को शत्रुओं के हाथों में जाने से बचाएगी। वह रात्रि में ही कौशल सेनापति को राजकुमार अरुण के षड्यंत्र के बारे में सूचना देती है और कौशल नरेश तक यह बात पहुंचती है। तो इस प्रकार के भावों और विचारों के अंतर्द्वंद के बाद जब मधुलिका को यह समझ में आता है कि वह अरुण के षड्यंत्र में साथ दे रही है, वह सर्वथा अनुचित है, तो अब वह निर्णय लेती है कि कौशल राज्य की रक्षा के लिए वह हर प्रकार से चेष्टा करेगी। इसलिए वह सारी बात वहां के सेनापति को बताती है, कौशल नरेश को भी सारी जानकारी देती है। इसका परिणाम यह होता है कि राजकुमार अरुण अपने अभियान में असफल होता है। उसे बंदी बनाकर राज दरबार में उपस्थित किया जाता है। जब मधुलिका ने अरुण के षड्यंत्र के बारे में सारी जानकारी कौशल नरेश तक पहुंचा दी, इसका परिणाम क्या होता है कि राजकुमार अरुण को बंदी बना लिया जाता है, क्योंकि उसका अभियान असफल हो जाता है। राजकुमार अरुण को सजा के रूप में मृत्युदंड दिया जाता है। कौशल नरेश मधुलिका से आग्रह करते हैं कि वे अपने लिए पुरस्कार स्वरूप कुछ भी मांग ले, क्योंकि मधुलिका के कारण ही आज कौशल राज शत्रु के चंगुल में जाने से बचा है। तो अरुण को बंदी बना लिया जाता है और अरुण को मृत्युदंड की सजा मिलती है। क्योंकि मधुलिका ने कौशल राज्य की सहायता की, कौशल राज्य की रक्षा की, इसलिए राजा बहुत प्रसन्न होते हैं और वे चाहते हैं कि मधुलिका भी स्वयं के लिए कुछ भी पुरस्कार स्वरूप मांग ले। और वे मधुलिका से आग्रह करते हैं कि वह अपने लिए कुछ राजा से पुरस्कार स्वरूप मांगे। कौशल राजा के आग्रह पर मधुलिका अपने लिए मृत्युदंड मांगती है और बंदी अरुण के पास जा खड़ी हो जाती है। जब मधुलिका से कौशल के राजा यह कहते हैं कि अपने लिए पुरस्कार स्वरूप में कुछ भी मांग ले, तो मधुलिका क्या करती है, अपने लिए भी मृत्युदंड मांगती है, क्योंकि वह अरुण से प्रेम करती है और अरुण के साथ ही जीना मरना भी चाहती है। अरुण के मन में मधुलिका के प्रेम के प्रति कोई संदेह उत्पन्न न हो, इसलिए वह क्या करती है, इसलिए अपने व्यक्तिगत प्रेम को भी निभाना चाहती है। और यही कारण है कि वह राजा से अपने लिए भी मृत्युदंड मांगती है। कहानी यही समाप्त होती है। और इस प्रकार मधुलिका ने अपने देश प्रेम को निभाने के साथ साथ अपने निजी व्यक्तिगत प्रेम का भी निर्वाह किया। उसने राष्ट्र प्रेम को निभाने के साथ ही निजी व्यक्तिगत प्रेम का भी निर्वाह किया। तो यह है मधुलिका शीर्षक कहानी की कथा। उम्मीद करती हूँ कि यह कथा आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। फिर भी यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत हुई हो तो कमेंट अवश्य करें। वीडियो को लाइक करें, सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में शेयर करना ना भूलें। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें समय समय पर मिल सके। अगले वीडियो में आपसे पुनः मुलाकात होगी पुरस्कार शीर्षक कहानी के उद्देश्य को लेकर। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।